आज जो मैं आप लोगों के लिए विषय लेकर आई हूँ वो है क्षितिज पुस्तक के गद्य खंड से प्रेमचंद के फटे जूते, और जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय देखते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया और फिर 1947 से लेकर स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई, मतलब उसकी बहुत तारीफ की गई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी साहित्य के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। अग्रणी मतलब सबसे आगे उनका नाम लिया जाता है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये उनके कहानी संग्रह हैं। उनके उपन्यास हैं रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये उनके उपन्यास हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में, मतलब यहाँ पर और अंत में ये उनकी एक पूरी रचना का नाम है, और तथा के लिए नहीं लगाया गया है, और अंत में उनकी रचना है। ये उनके निबंध संग्रह हैं। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर उनके व्यंग्य संग्रह हैं। इनकी उपर्युक्त रचनाएं उल्लेखनीय हैं। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। मतलब उन्होंने पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध या बेईमानी आदि पर जो व्यंग्य लेख लिखे हैं, उनकी हिंदी साहित्य में काफी सराहना हुई। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है, मतलब बदलाव की भूमिका अदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। हालांकि परसाई जी सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनकी संरचना का जो अनूठापन है वो उनकी भाषा की मारक क्षमता को और अधिक बढ़ा देता है। अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं, और पाठ को हम बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। पाठ को हमें सिर्फ जो पंक्तियां लिखी हुई हैं उन्हें नहीं पढ़ना है, हम यहाँ पर उसके कठिन शब्द भी करते जाएंगे, और साथ साथ बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न ऐसे करते जाएंगे बीच बीच में, ताकि आपको ये पाठ अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। तो पाठ के प्रारंभ में ही हम देखते हैं, लेखक के पास एक चित्र है, और चित्र किसका है? जिसमें प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। लेखक उस चित्र को बहुत ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, बहुत बारीकी से उसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो विश्लेषण करते करते क्या कहते हैं कि प्रेमचंद का चित्र मेरे सामने है, वे अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। उनके पहनावे की तरफ जब लेखक का ध्यान जाता है तो क्या देखते हैं? सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपटी चिपकी हुई है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को हरा भरा बतलाती हैं। तो यहाँ पर लेखक ने बताया कि उनकी वेशभूषा कैसी है। तभी लेखक की नज़र उनके पाँव पर जाती है, तो क्या देखते हैं वो? पाँव में कैनवस के जूते हैं। कैनवस क्या होता है? कपड़े के जूते पहने हुए हैं प्रेमचंद जी ने, जिसके बंद बेतरतीब बंधे हुए हैं। बंद क्या होता है? लेसिस, जिसे हम फीते बोलते हैं ना, कि जूते को बांधने के लिए फीते। बेतरतीब मतलब बिना ढंग से, बिना सलीके के। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है, मतलब जिसके माध्यम से हम, छेद के माध्यम से, जिस फीते का जो एक किनारा होता है, जब उसको हम जूतों के छेद में से निकालते हैं तो आसानी हो जाती है, लेकिन वहाँ पर जो उसका सिरा है, फीते का सिरा, वो टूटा हुआ है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है।
तब प्रेमचंद जी ये सोचते हैं कि चलो बांधने ही तो हैं जूते, चलो कैसे भी बांध लो, और इस तरीके से वो जूतों को कैसे भी बांध लेते हैं। लेखक कहते हैं दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं पांव के जूते में बड़ा छेद हो गया है और जिसमें से अंगुली बाहर आ गई है। ये वाली पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बारी परीक्षा के में आती है, जिसमें से एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाएगा आपसे? प्रेमचंद ने कैसे जूते पहने हुए थे? कैनवस के जूते। और प्रेमचंद के कौन से पैर का जूता फटा हुआ था, दाहिना या बाएं? क्या लिखा हुआ है पुस्तक में? दाहिने पांव का जूता ठीक है, लेकिन बाएं पांव के जूते में छेद है। तो इसका मतलब प्रेमचंद का कौन से पैर का जूता फटा हुआ था? बाएं पैर का। लेखक की दृष्टि इसी जूते पर अटक जाती है। अब इस जूते पर ही उन्होंने पूरा पाठ बना दिया है। वैसे प्रेमचंद जी के विषय में तो लिखने वालों की कमी नहीं है, बहुत अधिक इनके बारे में लिखा हुआ है, इनके साहित्य के बारे में बहुत अधिक चर्चा की जा चुकी है। लेकिन लेखक ने जो फोटो देखी उसमें जब उनके जूते पर नजर गई तो उस जूते को ही आधार मानकर उन्होंने इस निबंध की रचना कर डाली। लेखक क्या कहते हैं? मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है, सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। मतलब जब हम फोटो खिंचाने जाते हैं तो हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर जाते हैं ताकि हमारी अच्छी फोटो दिखे। तो यही सोचते हैं कि जब वास्तव में फोटो खिंचाने की ये पोशाक है तो वास्तव में ये कितने फटे हाल रहते होंगे और कितने फटे हुए कपड़े पहनते होंगे। फिर तुरंत वो अपनी सोच परिवर्तित कर लेते हैं लेखक, नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें तो पोशाकें बदलने का गुण है ही नहीं। अब यहाँ पर वो प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की ओर इशारा कर रहे हैं कि प्रेमचंद वास्तव में कैसे व्यक्ति हैं, उनमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, अर्थात वो जैसे हैं वैसे ही वो दिखाई देते हैं, उनमें बनावटीपन लेश मात्र भी नहीं है, बनावटीपन थोड़ा बहुत भी बनावटीपन उनमें नजर नहीं आता है, वह जैसा है वैसा फोटो में खिंच जाता है। अब लेखक के चेहरे की ओर वो देखते हैं। मैं चेहरे की तरफ देखता हूं, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है? प्रेमचंद जी के लिए लेखक ने कौन से विशेषण का प्रयोग किया है? साहित्यिक पुरखे का। कहते हैं कि मेरे साहित्यिक पुरखे, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा जूता फटा हुआ है और जिसमें से उंगली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? मतलब तुम्हें फोटो खिंचाते हुए फटे हुए जूते में, मतलब तुम्हें फटे हुए जूते में फोटो खिंचाते हुए जरा भी लज्जा नहीं आई, जरा भी संकोच नहीं हुआ? क्या तुम नहीं जानते थे कि यदि धोती को थोड़े सा और नीचे खींच लेते तो तुम्हारा ये जूता ढक जाता, फटा हुआ जूता नजर ही नहीं आता, क्योंकि नीचे तक तुम्हारी धोती नजर आती। लेकिन फिर भी फटे हुए जूते पहनने के बाद भी जब मैं तुम्हारे चेहरे की ओर देखता हूं तो मुझे मुस्कान, बहुत बेपरवाही, बड़ा विश्वास नजर आता है तुम्हारे चेहरे पर। और फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तो तुमने हंसने की कोशिश की होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर तो इतना दर्द भरा हुआ है कि तुम धीरे धीरे हंसने का प्रयास कर ही रहे होते हो। इतनी देर में फोटोग्राफर क्लिक का बटन दबा देता है और थैंक यू कह देता है कि हाँ, फोटो तो खींच गई। बड़ी विचित्र है तुम्हारी यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, लेखक कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर यह जो मुस्कान है, ये मुस्कान नजर नहीं आ रही है, बल्कि इसमें एक उपहास है, व्यंग्य है, समाज के प्रति कटाक्ष है। यहाँ पर एक जो अंतिम प्रश्न लिखा हुआ है वो क्या है कि प्रेमचंद की अधूरी मुस्कान में क्या है? अधूरी मुस्कान में व्यंग्य है, उपहास है, वो समाज के लोगों की सोच पर हंसते हुए प्रतीत हो रहे हैं, उनकी व्यंग्य भरी मुस्कान नजर आ रही है। तो लेखक ने यहाँ पर यह दर्शाया है कि प्रेमचंद जैसे हैं वैसे ही वो नजर आ रहे हैं, वास्तव में भी अपने जीवन में भी वो इसी प्रकार के पोशाक धारण करते हैं और फोटो में भी ही
इसी प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए हैं, इसी प्रकार से फटे हुए जूते उनके पास हैं, तो फटे हुए जूते पहनकर ही उन्होंने फोटो खिंचा ली है। लेखक आगे क्या कहते हैं, यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहनकर फोटो खिंचा रहा है और साथ साथ दूसरों पर हंस भी रहा है। मतलब अगर फटे हुए जूते हैं तो थोड़ी सी झेप होती है, थोड़ा संकोच होता है कि लोग जब इस फोटो को देखेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन उनके पास तो इस प्रकार के, उनके चेहरे पर तो इस प्रकार के कोई भी भाव नजर ही नहीं आ रहे हैं। अब लेखक उन्हें सलाह देना चाहते हैं, किन्हें, प्रेमचंद जी को, कि फोटो ही खिंचाना था तो ठीक से जूते पहन लेते, और अगर अब तुम्हारे पास ठीक के जूते नहीं थे तो फोटो खिंचाना कौन सा जरूरी था। फोटो नहीं भी खिंचाते तो क्या बिगड़ने वाला था। लेकिन कहते हैं कि शायद उनकी पत्नी साथ में बैठी है फोटो के, तो कहते हैं कि हो सकता है कि पत्नी ने आग्रह किया हो, आग्रह मतलब बार बार उनसे निवेदन किया हो कि फोटो खिंचानी है, और तुमने भी कह दिया होगा कि अच्छा चल भाई, और ये कहकर बैठ गए होंगे और तुम्हारी फोटो खिंच गई होगी। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी मतलब कितनी शोकपूर्ण घटना है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने के लिए जूता भी नहीं है, एक ढंग की पोशाक भी नहीं है फोटो खिंचाने के लिए। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को, क्लेश मतलब तुम्हारे दुख को अपने भीतर तक महसूस करके रो पड़ता हूँ। लेकिन जब मैं तुम्हारे चेहरे की तरफ देखता हूँ तो तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम से रोक देता है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर जो तेज है, जो तुम्हारे चेहरे पर ये व्यंग्य भरी मुस्कान है, ये मुझे तुम पर दयापूर्ण दृष्टि डालने से रोक रही है। आगे लेकर क्या कहते हैं कि तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। किसके लिए बोल रहे हैं वो, कौन फोटो का महत्व नहीं जानता, प्रेमचंद जी। अगर तुम्हें फोटो का महत्व इतना पता होता कि मैं जो ये फोटो खिंचा रहा हूँ बाद में इसे लोग देखेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर तुम्हें इसका जरा भी ख्याल होता तो फोटो खिंचाने से पहले तुम किसी के जूते मांग भी तो सकते थे। लोगों की सोच पर यहाँ पर दिखाते हैं कि लोग कैसे कैसे होते हैं, कैसा कैसा दृष्टिकोण रखते हैं जीवन के प्रति। लेखक कहते हैं कि लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं, अर्थात शादी, स्वयं की शादी में कोट मांग कर पहन लेते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं, और किसी की कार मांग कर वो बारात भी लेकर जाते हैं, और फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग लेती है। देखिए लेखक ने यहाँ पर कैसा कटाक्ष किया है जनता के ऊपर, कैसे व्यंग्य कसा है कि लोग फोटो खिंचाने के लिए बीवी तक मांग लेते हैं, तो तुमसे जूते नहीं मांगते बना क्या, एक छोटी सी चीज तुम मांग कर फोटो नहीं खिंचा सकते थे। तुम फोटो के महत्व को जानते ही नहीं, कि तुम्हें तो पता ही नहीं कि फोटो कितना महत्वपूर्ण होता है। लोग तो जब फोटो खिंचाने जाते हैं तो अच्छे से परफ्यूम वगैरह लगा कर जाते हैं, ताकि बाद में जब हमारी फोटो देखें हम तो उसमें से भी खुशबू आए। देखिए लेखक ने यहाँ पर कितना अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर फोटो खिंचाने जाएगा तो सेंट छिड़क कर जाएगा, परफ्यूम छिड़क कर जाएगा, और बाद में ये सोचेगा कि उसकी फोटो में से भी खुशबू, इत्र की खुशबू आ रही है। लेखक कहते हैं टोपी 8 आने में मिल जाती है, और उस जमाने में जूते 5 रुपए से कम तो क्या मिलते होंगे। तो टोपी की कीमत क्या बताई है लेखक ने, 8 आने, जिसे हम अठन्नी भी बोलते हैं, और जूते की कीमत 5 रुपए। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, और अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। कई बार ये प्रश्न आ जाता है इस पंक्ति से संबंधित एमसीक्यूज में, एक जूते पर कितनी टोपियां न्यौछावर होती हैं, 25। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। तो यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहते हैं, टोपी स्वाभिमान का, सम्मान का प्रतीक है, और जूते शक्तिशाली व्यक्ति के संदर्भ में। इसीलिए कवि ने कहा है कि जूते की कीमत अधिक रही है, अर्थात शक्तिशाली व्यक्ति के चरणों में सभी झुकने के लिए तैयार होते हैं। और लेखक कहते हैं कि जूते की कीमत और बढ़ गई है, अर्थात जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। लेकिन प्रेमचंद जी इस चीज को नहीं मानते, वो टोपी को ही सदैव महत्वपूर्ण मानते हैं। तभी लेखक कहते हैं कि तुम जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। कब, जब वे लेखक
की तस्वीर देखते हैं, लेखक का चित्र देखते हैं जिसमें वो फटा हुआ जूता पहने हुए हैं। लेखक कहते हैं कि जब मैं तुम्हारा फटा हुआ जूता देखता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तुम महान कथाकार, मतलब तुमसे बेहतर शायद कोई, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक और जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मतलब तुम्हें इतने अच्छे नाम दिए हुए हैं, तुम एक महान कहानियां रचने वाले महान कथाकार हो, उपन्यास के सम्राट कहे जाते हो, युग के प्रवर्तक हो, और भी जैसे जनता के लेखक या साहित्यिक पुरखे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे उपनाम तुम्हें दिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लेखक आहत है। क्यों दुखी है लेखक? प्रेमचंद जी को फटे हुए जूते पहने देखकर। यहाँ पर लेखक कहते हैं, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा जूता कैसा है? ऊपर से बहुत साफ सुथरा है, ऊपर से बिल्कुल नए के जैसा दिखता है, अंगुली बाहर बिल्कुल नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे का तला फट गया है, अंगूठा जमीन से घिसता है और मिट्टी पर कभी कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, लेकिन मेरी अंगुली बाहर नहीं दिखाई देगी। इसके विपरीत प्रेमचंद जी के जूतों की ओर नजर दौड़ाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा जूता ऊपर से फटा हुआ है, तुम्हारी अंगुली दिखती है, लेकिन तुम्हारे पांव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी हुई है, लेकिन पंजा नीचे से छिल गया है, घिस गया है, और तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा लोगों को दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं अपने व्यक्तित्व पर एक आवरण लगा कर रखता हूँ, एक पर्दा लगा कर रखता हूँ। मैं तो पर्दे का महत्व बहुत अधिक जानता हूँ। मेरी जैसी वास्तविक स्थिति है, चाहे मैं कितने ही कष्ट झेल रहा हूँ, कितनी ही पीड़ा है, कितना ही दुख है, लेकिन फिर भी मैं लोगों के सामने यही जाहिर करता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत संपन्न हूँ। लेकिन मेरा मन जानता है कि मैं कैसी स्थिति में हूँ। यहाँ पर लेकर कहते हैं ना कि मेरा जूता ऊपर से तो ठीक है, अर्थात लोगों को तो मैं बहुत अच्छा नजर आ रहा हूँ, लेकिन मेरा जूता नीचे से घिसा हुआ है। कहाँ से? जो लोगों को दिखाई ही नहीं देता। और नीचे से घिसा हुआ है, जब मुझे चलने में परेशानी होती है तो वो मुझे मालूम है कि मेरे पैरों को कितना कष्ट होता है, कि वो कष्ट, वो तकलीफ, वो मैं अंदर ही अंदर झेलता हूँ, लेकिन लोगों को दिखाता। और इसी प्रकार से प्रेमचंद की जूतों की ओर नजर दौड़ाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा जूता नीचे से ठीक है, तुम जैसे आदर्शवादी हो, तुम जैसे यथार्थवादी हो, तुम्हारे जैसे विचार हैं, हे महान युग प्रवर्तक, तुम जैसे हो वैसे ही लोगों को दिखाई देते हो, लेकिन तुम्हारा जो ये स्वाभिमान है ये बरकरार है। तुम्हारा पैर नीचे से सुरक्षित है, अर्थात तुमने अपने विचारों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया है। और इसके विपरीत मैं लोगों को दिखाता ऐसा हूं कि मैं बिल्कुल सही हूं, लेकिन वास्तव में मेरे सिवाय कोई भी परिचित नहीं है। और दूसरी तरफ जैसे तुम हो वैसे ही लोगों को दिखाई दे रहे हो, लेकिन तुम्हारा नीचे से जो तला है, जूते का तला, वो सुरक्षित है और तुम्हारी अंगुलियां बाहर दिख। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? प्रेमचंद का जूता कहाँ से फटा हुआ है? चित्र में देखिए कहाँ से नजर आ रहा है आपको? ऊपर से। और लेखक का जूता कहाँ से फटा हुआ है? चित्र देखिए ध्यानपूर्वक, लेखक का जूता नीचे से फटा हुआ है। पर्दे का महत्व कौन नहीं जानता? मैंने बताया ना कि प्रेमचंद जी जैसे हैं वैसे ही लोगों को दिखाई देते हैं, वो किसी भी प्रकार का आवरण नहीं रखते। तो पर्दे का महत्व कौन नहीं जानता? प्रेमचंद। और पर्दे पर कौन कुर्बान हो रहा है, अर्थात अपनी वास्तविकता छुपा कर कौन रख रहे हैं? यहाँ पर लेखक। लेखक कहते हैं कि तुम तो जूता बड़े ठाठ से पहने हुए हो, लेकिन मैं तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगता, और फोटो तो इस प्रकार से बिल्कुल भी ना खिंचाऊं, चाहे कोई मेरी जीवनी बिना फोटो की ही छाप दे। तो यहाँ पर एक शब्द आया है जीवनी, इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। ये बहुत स्थानों पर आपके प्रयोग किया जाता है, जीवनी और आत्मकथा।
आत्मकथा होता है कोई भी व्यक्ति स्वयं के बारे में, वो आत्मकथा। और जीवनी क्या होता है, कोई और व्यक्ति आपके जीवन के संदर्भ में चीजों को लिखे, वो जीवनी। तो कहते हैं कि कोई भी मेरी जीवनी अगर बिना फोटो के छाप दे तो छाप दे, लेकिन मैं इस तरह से फटे हुए कपड़ों में या फटे हुए जूतों में फोटो नहीं खिंचा सकता। लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद जी फटे हुए जूते पहनकर भी व्यंग्य भरी मुस्कान लिए हुए हैं, और यही व्यंग्य भरी मुस्कान ही लेखक के हौसले पस्त करती है, लेखक के हौसले कम करती है। लेखक समझ नहीं पा रहे हैं क्या मतलब है इस मुस्कान का, और कैसी है यह मुस्कान। मतलब अगर फटे हुए जूते हैं तो थोड़ा बहुत तो व्यक्ति को लज्जा या संकोच का भाव उसके चेहरे पर नजर आएगा, लेकिन यहाँ तो प्रेमचंद जी के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान नजर आ रही है। तो चलिए अब आपको निबंध के बीच में एक कहानी सुना दी जाए, थोड़ा रोचकता का समावेश कर दिया जाए। लेखक क्या कहते हैं, एक पंक्ति यहाँ पर लिखी है लेखक ने कि क्या होरी का गोदान हो पाया, क्या होरी का गोदान हो गया। गोदान प्रेमचंद जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है, और यहाँ पर बहुत ही कम शब्दों में इसको मैं आपको कहानी को बताती हूँ। गोदान का प्रमुख पात्र है होरी, और होरी इतने नियम धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति है, अगर उससे कोई भूल हो जाती है तो उसका वो प्रायश्चित करने में पीछे नहीं हटता। क्या हुआ, उसके भाई ने ईर्ष्यावश उसकी गाय को मार दिया। अब गांव वाले क्या बोलते हैं कि तुमने तो गाय मार दी, अब इसके बदले में तुम्हें गाय का दान करना पड़ेगा, गौदान। यहाँ पर जैसा शीर्षक है उपन्यास का, गोदान मतलब गाय का दान। तो कहते हैं कि अब तुम्हें गोदान करना पड़ेगा। लेखक का परिवार बड़ा है, उसकी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, परिवार का भरण पोषण भी करना है, लेकिन वो इसके लिए जी तोड़ मेहनत करता है कि उससे जो पाप हुआ है, कि एक ऐसा पाप जो उसने किया ही नहीं, एक ऐसी गलती जो उससे हुई नहीं, उसका भी प्रायश्चित करने के लिए वो तैयार है। वो कहता है कि मैं अब पैसे इकट्ठे करके धीरे धीरे गाय खरीदूंगा और फिर उसका दान करूंगा। तो वो पैसा इकट्ठा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन फिर भी वो इतने पैसे नहीं जुटा पाता कि जितने गाय को खरीदने के लिए आवश्यक हो। भरी दोपहरी में दिन रात बिना खाए पिए, बिना अपना ध्यान रखे, वो खेतों में मजदूरी करके रात दिन काम में लगा रहता है, और इस प्रकार से काम करते करते उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो निढाल होकर चारपाई पर गिर जाता है, और वहीं उसके प्राण निकल जाते हैं। तो अब वो कहते हैं कि गाय का दान बगैर तो इसकी मुक्ति नहीं होगी, इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो उसकी पत्नी घर पर जाती है और कहती है ब्राह्मणों के हाथ में पैसे रखकर, कुछ पैसे जो उसने इकट्ठे किए हुए होते हैं, कुछ पैसे जो होरी ने इकट्ठे कर रखे थे गोदान के लिए, वो उन्हीं के हाथों में रखती हुई बोलती है कि लो हो गया तुम्हारा गोदान। तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर होरी ने नियम धर्म का पालन करने के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान कर दिया, लेकिन उसके बाद भी क्या उसका गोदान हो पाया। अब आपको एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी में भारतीय किसान की लाचारी का यथार्थ चित्रण किया गया है। बहुत साल पहले की बात है, एक गांव में एक हल्कू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास खुद का खेत नहीं था, तो दूसरों की ज़मीन पर वो खेती करता था, और उससे जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता था उसी से वो अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। हल्कू की पत्नी थोड़े बहुत पैसे जमा करके सर्दी से बचने के लिए कंबल के लिए पैसे इकट्ठे कर रही है। बड़ी मुश्किल से वो 3 रुपए इकट्ठा कर पाते हैं, लेकिन इसके बाद भी जमींदार लगान वसूल करने के लिए आता है और वो 3 रुपए लेकर चला जाता है। पूस का महीना है, अंधेरी रात है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो शाम के समय हल्कू अपने खेत की रखवाली करने के लिए जाता है। जिस पर वो खेती करता है, जो उसका अपना नहीं है, उस पर रखवाली करने के लिए जाता है रात को, ताकि इतनी फसल वो उगा सके कि अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके। वहाँ पास ही पड़े आम के कुछ पत्ते और डंडियों को इकट्ठा करके एक अलाव जलाता है, आग जलाता है, ताकि कुछ गर्मी का एहसास हो सके, ठंड से मुक्ति मिल सके। और इतनी गर्मी होकर चादर ओढ़कर उसे नींद आने लगती है। तभी कुत्ते को जानवरों की आहट सुनाई देती है, भौंकने लगता है, लेकिन उसका भौंकना सुनकर भी हल्कू उठना नहीं चाहता। क्यों नहीं उठना चाहता? क्योंकि उसे नींद आ रही है और उसे पता है कि खेत में नीलगाय घुस आई है,
जो फसल को समाप्त कर रही है, फसल को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन इतना सब कुछ जानते हुए भी वो उठना नहीं चाहता। और सवेरे जब उसकी पत्नी आकर देखती है कि खेत तो सफाचट हो चुका है, खेत में कुछ नहीं बचा है, तो वो हल्कू खुश होता है कि इससे अच्छा तो मेहनत मजदूरी करके ही गुजारा कर लूँगा। जब मेहनत करनी ही है, मजदूरी करनी ही है, यहाँ पर दूसरों के खेत में मजदूरी कर रहा हूँ, इसकी बजाय मैं दिन में मजदूरी करके बच्चों का भरण पोषण कर सकता हूँ, तो ताकि रात में नींद खराब ना हो सके। तो यही व्यंग्य मुस्कान लेखक प्रेमचंद जी के चेहरे पर भी नजर आ रही है। अगली पंक्ति है लेखक प्रेमचंद जी के साहित्य से। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते थे? तो ये पंक्ति है लेखक प्रेमचंद जी की एक प्रसिद्ध कहानी मंत्र की। उस कहानी में क्या होता है, एक सुजान भगत नाम का व्यक्ति होता है और बहुत मन्नतों के बाद उसे एक पुत्र प्राप्त होता है, लेकिन वो बीमार इतना हो जाता है, उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। तो वो दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के पास जाता है कि वहाँ के एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे और वहाँ पर ये मानना था कि अगर डॉक्टर एक नज़र भर भी किसी मरीज को देख ले तो वो तुरंत ठीक हो जाता था। तो सुजान भगत अपने बेटे को लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन जैसे ही वहां पर देखते हैं डॉक्टर बाहर आ रहे हैं, वो उनसे बहुत मिन्नतें करते हैं कि एक बार आप मेरे बेटे को देख लीजिए, मेरा बेटा बच जाएगा। लेकिन डॉक्टर नहीं सुनते, वो समय के बहुत पाबंद होते हैं और क्योंकि उनका खेलने का समय होता है तो इसलिए वो वहां से चले जाते हैं। तभी तो ये वाली पंक्ति कही गई, सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकता था, उसका क्लब जाना बहुत जरूरी था। तो वो अपने बीमार बेटे को वापस ले आता है सुजान भगत, और बगैर किसी चिकित्सा के उसका बेटा दम तोड़ देता है। तो उसे ऐसे लोगों को पर बहुत गुस्सा आता है जो अपने ऐशो आराम पर जरा भी खलल नहीं पड़ने चाहते, और एक डॉक्टर होने के नाते जो जिसे भगवान का एक रूप माना गया है, वो होने के बावजूद भी वो लोगों की सहायता नहीं कर पाता है। तो ऐसे लोगों पर सुजान भगत को बहुत गुस्सा आता है और वो गांव छोड़कर कहीं दूर, गांव से दूर एक छोर पर अपनी झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर देता है। समय अपनी गति से चलता रहता है। इधर डॉक्टर का बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करके स्वदेश लौटता है और उसे एक वहां पर एक शौक क्या हो जाता है, सांप को पालने का। उसके पास अलग अलग तरह के बहुत सारे सांप होते हैं और वहीं पर उसके अपने बेटे के आने की खुशी में ही उसने एक समारोह किया है डॉक्टर ने। यहाँ पर डॉक्टर का बेटा अपने दोस्तों को ये दिखाता है कि हाँ, मुझे सांप पालने का बहुत शौक है और सांप मेरे वश में रहते हैं। तो उनके मित्र कहते हैं कि तुम तो झूठ बोल रहे हो, दिखाओ कैसे खेलते हो तुम सांपों के साथ। तो उसे दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन गलती से एक सांप की गर्दन पर उसका हाथ रखा जाता है और वो सांप उसको डस लेता है। सांप बचाव के चक्कर में उसको डस लेता है और वहीं पर वो लड़का बेहोश हो जाता है। डॉक्टर जितना संभव प्रयास कर सकता था उसने प्रयास किया अपने बेटे को बचाने के, लेकिन उसे लगता था कि अब उम्मीद नहीं बची है। कि डॉक्टर के आसपास जो लोग खड़े थे वो कहते हैं कि गांव के बाहर एक बूढ़ा आदमी है, वो सांप के जहर को निकालने में माहिर है, उसे बुला लिया जाए। खबर उस तक भी पहुंचती है, बूढ़े आदमी तक भी पहुंचती है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि डॉक्टर ने उसके बेटे को नहीं देखा था, इलाज के अभाव में उसका बेटा मर गया था। वो सोचता है कि भगवान ने बहुत अच्छा किया जो आज उसका बेटा उसी स्थिति में है जो बहुत साल पहले जिस स्थिति में उसका बेटा था। लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता। वो सोचता है कि मैं किसी की जान बचा सकता हूँ तो मुझे बचानी चाहिए, और रात के अंधेरे में वहां जाकर देखता है उसका बेटा बेसुध पड़ा है। उसके बेटे को एक कमरे में लिटाया जाता है, वो इलाज शुरू करता है और अंततः जहर को बाहर निकालने में सफल भी होता है। डॉक्टर का बेटा उठ बैठता है, लेकिन यहाँ पर सुजान भगत बगैर किसी को बताए चुपचाप वहां से निकल लेते हैं और डॉक्टर अपने बेटे के बचने की खुशी में ये भूल जाता है कि जिसने ये कार्य किया है जरा मैं उसका धन्यवाद तो बोल दूं, लेकिन नहीं, वो नहीं बोल पाता। लेकिन बाद में जब पूछता है कि उसके बेटे की जान किससे बची, कैसे बची, तब सुजान भगत का जिक्र आता है और डॉक्टर आत्मग्लानि से भर उठता है क्योंकि बहुत साल पहले ही डॉक्टर की नासमझी के कारण ही उसके बेटे की जान गई थी और आज उसी की वजह से ही उसके बेटे की जान बची है।
डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास होता है, वो पश्चाताप से भर उठता है और अंततः अपना पूरा जीवन ही लोगों की सेवा में। आगे प्रेमचंद साहित्य की एक और पंक्ति है। नहीं, मुझे लगता है माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया होगा, वही मुस्कान मालूम होती है। मतलब वही व्यंग्य भरी मुस्कान लेखक प्रेमचंद के चेहरे पर नजर आ रही है। अब ये कौन सी कहानी की पंक्तियां हैं? ये है प्रेमचंद जी की एक प्रसिद्ध कहानी कफन। ध्यान से सुनिए इस कहानी को। इसके प्रमुख पात्र हैं घीसू और माधव, जो कि पिता पुत्र हैं। तो उन्हीं के माध्यम से इस समाज की दीनहीन कारुणिक दशा का वर्णन किया गया है, जिसमें कहानीकार यह दिखाते हैं कि माधव की पत्नी को बच्चा होने वाला है, वह प्रसव वेदना से छटपटा रही है और झोपड़ी के बाहर दोनों पिता पुत्र बैठे, घीसू और माधव दोनों चुपचाप बैठे ये इंतजार कर रहे हैं कि कब पत्नी मरे और घर में शांति हो। तो मतलब कितनी हृदय विदारक ये घटना है। प्रसव वेदना से माधव की स्त्री मर जाती है और दोनों छाती पीटकर हाय हाय करना शुरू करते हैं और उनके रोने पीटने की आवाज को सुनकर आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। उनके पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि उसका अंतिम क्रियाक्रम कर सके और वो पास पड़ोस वाले उसे पैसा इकट्ठा करके उसे कफन खरीदने के लिए पैसे देते हैं। दोनों बाजार जाते हैं, बहुत सारी दुकानों पर देखते हैं, चक्कर लगाते हैं और लेकिन सस्ते के चक्कर में शाम हो जाती है, सस्ती चीज खरीदने के चक्कर में शाम हो जाती है। और कहानी की चरम सीमा तो तब हमें नजर आती है जब वो जाते हैं तो हैं अपनी पुत्रवधू के लिए कफन खरीदने के लिए, लेकिन वहां पर दोनों बाप बेटा अनायास ही एक शराब खाने के सामने पहुंच जाते हैं और जो पैसे इकट्ठे किए होते हैं कफन के लिए, उन्हीं पैसों से ही भरपेट तली हुई मछलियां खाते हैं, शराब पीते हैं और आखिरकार नशे में धुत होकर वहीं गिर जाते हैं। तो इसी प्रकार से कहानी में ग्रामीण जीवन की बेकारी का सफलतापूर्वक चित्रण किया गया है और यही व्यंग्य मुस्कान लेखक के चेहरे पर नजर आती है। समाज की इस मनोवृत्ति को दर्शाया गया है कि समाज में किस प्रकार के लोग होते हैं, कैसी सोच रखने वाले लोग होते हैं। ऐसी विचारधारा वाले लोगों पर ही लेखक ने व्यंग्य मुस्कान बिखेरी है। लेखक प्रेमचंद जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरी जनता के लेखक, बताओ तुम्हारा जूता कैसे फट गया? तुमने इतने चक्कर लगा लिए कि जिसकी वजह से तुम्हारा जूता फट गया, लेकिन चक्कर लगाने से तो जूता घिसता है, फटता नहीं। जैसे कुंभन दास जी का फतेहपुर सीकरी आने जाने में जूता घिस गया था, तो उन्होंने क्या कहा था? आवत जात पनहिया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। अर्थात आते जाते हुए, पनहिया मतलब जूती, उस समय पर वो आने और जाने में ही उनकी जूतियां घिस जाती थी और बिसर गयो हरि नाम, कि हरि के नाम को लेना तो वो भूल जाते थे। और ऐसे राज दरबार में बुलाने वालों पर ही कुंभन दास जी ने कहा था, जिनके देखे दुख उपजत हैं तिनको करबो परे सलाम, किन जिनके देखने मात्र से ही दुख उत्पन्न होता है उनको तो मैं दूर से ही सलाम करता हूँ। अर्थात ऐसे लोग जो मुझे बुलाकर मेरे हरि से मुझे दूर कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो दूर से ही सलाम करता हूँ। लेखक अब इस तह तक जाना चाहते हैं कि आखिर प्रेमचंद जी का जूता फटा तो फटा कैसे। कहते हैं कि चलने से तो जूता घिसता है, फटता नहीं, लेकिन मेरी जनता के लेखक बताओ तुम्हारा जूता कैसे फट गया। अब वो अनुमान लगा रहे हैं कि जरूर प्रेमचंद जी ने किसी ऐसी सख्त चीज को ठोकर मारी होगी जो सदियों से जमी पड़ी थी और उसी को ठोकर मार मार कर ही उन्होंने अपना जूता फाड़ लिया होगा। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? लेखक यह कहना चाहते हैं कि कोई रूढ़ी या परंपरा जो निरंतर चली आ रही है, जिसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं देता, उसी को ही प्रेमचंद जी ने तोड़ने का प्रयास किया होगा और जूता फटने अर्थात उनका इससे मन आहत हुआ होगा। इन चीजों को वो नकारना चाहते हैं, इन चीजों से टक्कर लेना चाहते हैं। तभी तो लेखक ने यहाँ कहा, कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, तुमने उस पर अपना जूता आजमाया। अर्थात कोई बाधा ऐसी समाज में उत्पन्न हो गई थी जिसको तुम हटाना चाहते थे और उसी से टक्कर लेने के कारण ही तुम्हारा मन आहत हुआ होगा। आगे लेखक कहते हैं, तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं,
कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं। लेखक कहते हैं, यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि जरूरी नहीं कि जो समाज में रूढ़ियां या परंपरा चली आ रही हैं सभी उससे टक्कर लें। ये आवश्यक नहीं है कि हमारा उससे टक्कर लेना ही जरूरी है, हम उससे बचकर भी तो निकल सकते हैं। जिस तरह से कुछ नदियां होती हैं जो पहाड़ को तोड़ देती हैं, लेकिन कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो अपना रास्ता बदलकर घूमकर अपने लिए एक नया रास्ता बनाती हैं। तुम समझौता कर नहीं सके, ये तुम्हारी कमजोरी थी, वही कमजोरी जो गोदान के प्रमुख पात्र होरी को ले डूबी। मतलब कौन सी? नेम धर्म वाली कमजोरी, जिसके कारण उसका गोदान करना बहुत आवश्यक हो गया था, चाहे उसके लिए उसे अपने प्राणों का बलिदान ही क्यों ना देना पड़ा हो। तुम्हारी यह पांव की अंगुली मुझे संकेत करती हुई लगती है कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हो। मतलब क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर लेखक कि प्रेमचंद जी के बारे में ये बताते हैं कि प्रेमचंद जी जिसे घृणित कार्य समझते हैं, समाज के हित में नहीं है, ऐसे कार्यों के लिए वो अपने हाथ की उंगली से इशारा नहीं करते, बल्कि उसे अपने पैर की अंगुली से इशारा करते हैं कि ये चीज ठीक नहीं है। तो क्या मेरे साहित्यिक पुरखे, तुमने इसीलिए ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया? लेखक कहते हैं, मैं तुम्हें समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा समझता हूँ, और तुम्हारे चेहरे पर यह व्यंग्य भरी मुस्कान जो फैली हुई है उसके इशारे को भी भली प्रकार से समझ रहा हूँ। लेखक प्रेमचंद जी की उस व्यंग्य भरी मुस्कान की ओर देखते हैं, कहते हैं कि देखो, मैंने अपना खुद बनाया है, मैं टीलों से टक्कर लेने का साहस रखता हूँ, मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो पर्दे में छिप कर रहते हैं, मैं पर्दे का महत्व नहीं जानता, मैंने तो टीलों को ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई, लेकिन मेरा पांव नीचे से सुरक्षित है, मेरे सम्मान, मेरे आदर्श सुरक्षित है, जो मुझे किसी भी तरह के समझौता करने के लिए मजबूर नहीं करते हैं। और यहाँ पर लेखक स्वयं के बारे में बोलते हैं कि मेरा जो पैर का जूता है वो नीचे से फट चुका, अंगुली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश हो रहा है, जिससे मुझे चलने में परेशानी हो रही है। और यही व्यंग्य भरी मुस्कान प्रेमचंद जी हमें दिखाना चाहते हैं कि मेरा पांव सुरक्षित है, लेकिन तुम्हारा पांव लहूलुहान हो रहा है। लेखक कहते हैं कि मैं तुम्हें समझता हूँ, तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, और तुम्हारी यह व्यंग्य भरी मुस्कान भी भली प्रकार से समझ रहा हूँ कि आखिर प्रेमचंद जी अपनी इस व्यंग्य मुस्कान के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो यहीं पर हमारा पाठ समाप्त हुआ। हमने इस पाठ के प्रेमचंद जी के साहित्य को जाना, प्रेमचंद जी के आदर्श विचारों को जाना, यथार्थ जीवन से हम परिचित हुए, प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व को हमने जाना कि वे जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं, पर्दे के महत्व को नहीं जानते, और समाज से भी इसी प्रकार से अपेक्षा रखते हैं। लेकिन जब समाज के लोग प्रेमचंद जी की कसौटी पर खरे नहीं उतरते तो ये व्यंग्य भरी मुस्कान उनके चेहरे पर नजर आती है। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का भी विवेचन किया है, और आज की दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर करारा व्यंग्य